भास्कर भाई, हाउ यू, हाउस लाइफ? और रिसेंटली आपकी इतनी अच्छी फिल्म आई है, मैंने देखी 5-4 दिन पहले, और काफ़ी मतलब एक अनकन्वेंशनल फिल्म है, बॉलीवुड में काफ़ी दिनों बाद आई है और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सो हाय, गुड टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक्स अलॉट कि आपने मुझे फ़ोन किया और यहाँ बुलाया, और वो भी इतने लाइक कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने मुझे बुलाया। सो इट्स गुड। अभी तो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आज भी एक अच्छी खबर आई कि सुबह सुबह ही देखा कि एनिमल की जो व्यूअरशिप है उसको भी सरपास कर गई है नेटफ्लिक्स पे। हाँ, मैं भी पढ़ रहा था उसको। हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ये चीज़ें ना बूस्ट करती हैं आपको कि आप एक अच्छी फिल्म का हिस्सा हो। जब आप किसी अच्छी फिल्म का हिस्सा होते हो तो आपका मोटिवेशन और अच्छा हो जाता है। कि जैसे मैं कल गया था एक जगह इंटरव्यू देने, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी इस पे फोकस नहीं है मेरा कि प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या कॉल आ रहे हैं, मतलब आए तो अच्छी बात है लेकिन अभी वही, जैसे अभी हम मिले तो आपने कहा कि आर यू एंजॉयिंग दिस पीरियड। आई एम लिटरली एंजॉयिंग दिस पीरियड एंड होपिंग कि और अच्छे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिले। बट रियली ग्लैड कि ये फिल्म इतना अच्छा कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। सो हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, हाउ यू लैंडेड अप इन दैट फिल्म? माय जर्नी स्टार्टेड इन द ईयर 2007. Earlier I used to do theater in schools. लेकिन मतलब कॉलेज में जब when I got admission in English honors in राजधानी कॉलेज। अच्छा, उस साइड ही। हाँ, तो राजधानी कॉलेज में हमारा एक कोर्स था जिसमें हमें मतलब ड्रामा पढ़ाया जाता था। और उसमें मतलब हमारे मतलब हर साल जो थे ना कुछ नाटक थे, जैसे वेटिंग फॉर गोडो हो गया और एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट। तो ये जो प्ले है एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, इसी पे हमारे एक सर थे जाफरी सर, वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे। और इससे पहले जितने भी हमारे फंक्शंस होते थे ना, तो हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक एसोसिएशन बना हुआ था। तो हम लोग एक जैसे फेयरवेल पार्टीज में छोटे छोटे स्किट करना, मिमिक्री करना, ये सब करते थे हम लोग। तो उन्होंने देखा था कि ऑब्जर्व किया था कि ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ही इज़ अ बॉर्न एक्टर। अच्छा ऐसा बोलते थे वो कि लेकिन हाँ, थोड़ा स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, तो तुम मेरे पास आओ और हम लोग मतलब स्कूल कॉलेज के बाद हम लोग रिहर्सल्स करेंगे। तो कॉलेज के बाद क्या होता है कि अब उस ज़माने में क्या होता था कि मेरे पास फ़ोन वोन तो था नहीं। मतलब हम लोग 2-3 लोग थे जिनके पास फ़ोन नहीं था। तो हम मतलब मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि मैं घर पे कैसे बताऊंगा। तो मैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने से मैं, या कभी एनसीसी, क्योंकि मैं एनसीसी भी करता था कि मेरे पास एनसीसी की परेड चल रही है, अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेट आऊँगा। तो एक लिमिटेड टाइम स्पैन लेके कि इस टाइम तक मैं घर आ जाऊँगा। और उसी के मतलब इर्द गिर्द, क्योंकि कॉलेज में भी क्या होता है कि 5-5:30 तक रिहर्सल होती थी, तो हम लोग करके फिर घर जाते थे। तो वहीं से कारवां शुरू हुआ। जब शो हुआ तो हाउसफुल था शो, और मतलब वो प्ले हमारे इंग्लिश ऑनर्स का था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के या बीएससी के स्टूडेंट सारे बैठ के देख रहे हैं, जो उस कोर्स से जिनका कोई साबका नहीं है फिर भी वो देख रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट की मुझे कि मतलब मेरे अंदर वो स्किल है। और उसी दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम तो मुझे करना ही करना है। अब ये नहीं पता था कि इसमें करियर बनाना है, बिकॉज कॉलेज का टाइम ऐसा होता है ना कि आप बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लगाते हैं, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और डी भी लगा लेते हैं कि क्योंकि घर वाले बोलते हैं ये नहीं करेगा, ये तो करना। तो उस टाइम पे ये आपका ये बीएड की परीक्षाएं या इस तरह की चीज़ें बहुत चल रही थी। बीबीए के कोर्स चल रहे थे, मास कॉम उस टाइम पे शुरू हुआ था, बहुत सारे बच्चे मास कॉम कर रहे थे। तो मतलब मुझे मेरे पापा ने पूछा तुम्हें क्या करना है, तो पापा ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो जब तक तुम मतलब कोशिश ये करो कि प्रोफेसर बनो, पीएचडी करो, तो कोई फ़ायदा है। उसके बाद आगे तुम, वो चाहते थे कि आईएएस पीसीएस जो भी तुम्हें करना हो, लेकिन प्रॉपर एमए मास्टर्स तो कर ही लो और ये सारी चीज़ें। फिर मुझे लगा ये तो लंबा खेल हो जाएगा और मुझे थिएटर ही करना था। फिर उसी दौरान मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नाटक भी देखने गया। ओथेलो एक प्ले था। और फेमस है वो। महेंद्र मेवाती जी जो अभी नहीं है, तो हमारे इस प्रोफेसर ओथेलो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस प्ले को लाइव देख लोगे तो प्ले और अच्छे से समझ में आएगा।
तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी हमारी, और हम सारे मतलब मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग वहाँ से पढ़ के आए। और दिल्ली में क्या होता है ना कि आप मतलब केंद्रीय विद्यालय का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन इंग्लिश बोलने की आदत होती नहीं है, तो हम लोग काफ़ी घबराते थे। कभी भी हमारा कोई सेमिनार होता था, कोई सी टॉपिक पे बोलना है, तो हम टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते थे। अच्छा। तो टीचर्स यूज्ड टू स्कोल्ड अस अ लॉट। तो वो बोलते थे कि कैसे स्टूडेंट्स हो, यू गाइस कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड ऑल। तो थिएटर करोगे कैसे करोगे, थिएटर तो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश की प्लेस कैसे करोगे। इसीलिए वो हमें इंग्लिश के प्लेस में भी नहीं लेते थे। अच्छा। तो मेरा बस ये था कि कैसे भी करके थिएटर करना, फिर नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया। फिर मैंने मास कॉम में एडमिशन लिया पापा से कह के कि मैं प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता हूँ। उसमें भी मैंने बहुत IIMC और बहुत जगह अप्लाई किया, पर हुआ नहीं। JNU में भी अप्लाई किया था मास्टर्स में। तो मैं ना मतलब एक बैलेंस करके चलता था कि पापा देखिए मैं आपके हिसाब से भी चल रहा हूँ और अपने हिसाब से भी चल रहा हूँ। मास्टर्स भी अप्लाई किया, जहाँ हो जाएगा वहाँ चला जाऊँगा। तो एक इंस्टीट्यूट है भारतीय विद्या भवन, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मैं गया, वहाँ मैंने 1 साल का कोर्स किया रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म में। और वहाँ से फिर मैं दूरदर्शन में इंटर्नशिप किया। फिर जन संदेश न्यूज़ चैनल एक है, वहाँ पे भी मैंने कुछ महीने काम किया। फिर कुछ कंटेंट राइटिंग कंपनीज़ हैं, KPOs हैं, उनमें नोएडा में वहाँ पे काम किया। और मतलब एक वेबसाइट है, वहाँ पे वेबसाइट थी mediamughals.com, उसमें भी मैं कुछ मीडिया मुगल्स नाम से था। अब शायद है कि नहीं, लेकिन आज तक के को फाउंडर थे संजय सलील, उन्होंने एक वेबसाइट चलाया था, तो उसमें मैं काम करता था। तो तकरीबन 2-2.5 साल वहाँ पे काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो में RJ भी था। तो मैं मतलब ऑफ ऐसे बहुत सारे काम मैं करता रहता था और छोड़ता रहता था। और बीच में 1 साल का गैप भी लिया मैंने, जब जॉब छोड़ के मैं घर पे ही था। और पापा बहुत परेशान थे क्योंकि थिएटर में करना चाहता था, तो बहुत डर के एक प्ले करता था, फिर 2 महीने छुट्टी कि पापा अब मैं कुछ कंपटीशन की तैयारी करूँगा और ऐसे, पर फॉर्म भरने की हिम्मत ना हो। FTI के बारे में पता चला, NSD मैंने भरा। तो मैंने पापा को मतलब ये कहा कि मैंने 1 साल का ब्रेक लिया है, मैं NSD जाना चाहता हूँ। और उसके लिए बहुत गुस्सा भी हुए क्योंकि तुम थिएटर करके अपना करियर बर्बाद कर दोगे। और NSD में जब नहीं हुआ तो और गुस्सा हुए कि मतलब तुमने 1 साल तो बर्बाद किया ही किया और ना जॉब की। तो दोबारा फिर मैंने जब 1 साल का गैप लिया, तब मैंने मीडिया मुगल्स ज्वाइन किया और थिएटर में करता था। तो मेरे जो बॉस थे ना बहुत अच्छे थे, तो हमें ना दिन भर में 5 न्यूज़ लिखना होता था। अच्छा। तो एक न्यूज़ मैं एक न्यूज़ घर से लिख के जाता था क्योंकि मुझे 5 बजे लॉग आउट करना है। अच्छा। तो कई बार मैं 4:30 बजे लॉग आउट कर देता था कि मैं रिहर्सल पे जल्दी पहुंचूंगा या किसी ऑडिशन देने जाना है कहीं पे। तो एक टाइम है, अगर 4 बजे पहुंचना है मुझे, और फ़ोन करके कि मैंने बॉस को बोला कि बॉस मैंने सारा काम खत्म कर दिया, मैं निकल रहा हूँ जल्दी। तो ये सहूलियत सिर्फ मुझे थी क्योंकि मैं रेडियो में भी काम करता था। तो कई बार क्या होता था कि रेडियो में काम कर रहे हैं तो रेडियो के शोज होते थे ना 8 से लेके 1 बजे 8 बजे से 12 बजे तक होते हैं। उस दौरान मुझे न्यूज़ लिखना ही लिखना है। तो मैं लिख के मेट्रो में लिख के जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करता, मतलब मैं मल्टीटास्किंग बहुत करता था। अच्छा। और उस दौरान मैंने फिर बाकी फ्रीलांस काम भी, जैसे कंटेंट का काम हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये बहुत कुछ करना सीखा। रेडियो में भी काम करता ही था। तो मेरा जो मतलब जो पाथ था, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। क्या मैं मीडिया में जाऊं? थिएटर तो मैं कर ही रहा हूं। और मैं जहां भी जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये थिएटर के लिए मुझे समय निकालना बहुत ज़रूरी है। घर पहुंचते पहुंचते 11-12 बजते थे। तो पिताजी उनको लगता था कि काम तो बहुत कुछ कर रहा है ये, पर पैसे नहीं कमा रहा है और समय इसका जा रहा है। और एक मतलब अजीब सा वो ये कहते हैं कि कुछ फितूर सवार हो गया तुम पे, और इस फितूर से मतलब किसी ने कुछ कर दिया क्या तुम्हारे दिमाग में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ही नीड्स टू बी वेरी यूज्ड टू टॉक टू हिज कलीग्स कि मतलब कि क्या कैसे मतलब क्या करेगा ये लड़का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना टेंशन रहता है घर वालों को, थोड़ा सा राइट से लेना। हाँ, चूंकि वो क्या है ना कि मतलब मेरे पापा के जितने भी जो दोस्त हैं उनके बच्चे सारे सेटल हो रहे थे, कुछ की शादियां हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उनके लिए परेशानी का सबब ये था। और मेरे घर में कोई भी थिएटर या फिल्म से नहीं है। दो माई सिस्टर इज़ अ राइटर। अच्छा। तो मत्स्यकांड की उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। क्या बात। हाँ, तो
हम दोनों ही हैं जो थोड़ा बहुत क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, और मेरे पापा के लिए बहुत मुश्किल था कि इसको कैसे इससे निकालूं और कुछ कर दूं, क्योंकि मेरे एकेडमिक्स बहुत अच्छा था स्कूल में। तो वो मुझसे कहते भी थे कि मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, आई नेवर हैड ए प्रॉब्लम कि किसी टीचर से बोलूं कि इसको एडमिशन ले लो क्योंकि तुम्हारे नंबर अच्छे आते थे। और लेकिन तुमने ऐसा कुछ चुन लिया अपने लिए कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज तुम कहते हो कि NSD में हो जाएगा और लाइफ बन जाएगी, और तुम हर साल, और मतलब मैं तकरीबन 3-4 साल तक NSD में देता रहा पर मेरा सिलेक्शन होता नहीं था। फिर मुझे एक टीचर मिले, अश्वत भट्ट, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या करना है जीवन में। मैंने कहा सर थिएटर करना है। अभी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं एक न्यूज़ कंपनी में काम कर रहा हूँ। कह रहे फ्री कब होते हो? मैंने कहा वही 5-6 बज जाते हैं, फिर शाम को आता हूँ थिएटर करता हूँ। तो कह रहे आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, मतलब। तो मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू गेट इन टू NSD। तो उन्होंने बोला कि डू यू थिंक दिस वे इफ़ यू विल वर्क यू विल गेट इन टू NSD? I said no, I won't. I have to do. तो उन्होंने बोला किसी 2 नाव में सवार, जो पुराना प्रभाव है कि आप 2 नाव में सवार रहोगे तो कैसे आगे जीवन चलेगा आपका। तो उन्होंने मुझे वही कहा। तो वो उस पॉइंट ने मुझे, उन्होंने बोला कि एक चीज़ डिसाइड कर अपने लिए, और नेवर कंसिडर एनीथिंग एज योर डेस्टिनेशन। मतलब जैसे कि अगर मुझे आपसे मिलना है और आपसे मिलने के बाद मेरी जीवन बदल जाएगी, तो ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। दिस कैन बी ए प्लेटफॉर्म। हम ऐसा मान लेते हैं ना कि ये इंसान या ये जगह मेरे लिए डेस्टिनेशन है, कि यहाँ पहुँच गए तो धन्य हो गया। हाँ, तो मैं ऐसा NSD को लेके समझता था। तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, ट्रेनिंग भी दी। मैं क्लाउनिंग मैंने उनसे सीखी, रेड नोज क्लाउनिंग। मैं आज के टाइम में क्लाउनिंग पढ़ाता हूँ, जो उनसे मैंने सीखा है। हाँ, तो पढ़ाता हूँ बच्चों को, और उसके थ्रू हम एक्टिंग पे काम करते हैं। तो मुंबई के बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स में पढ़ाता हूँ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि मेरा NSD में तो नहीं हुआ, जो कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मतलब उनका ये कहना था कि तुमने चूज़ किया अपने लिए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कर हुआ नहीं। मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ ने तुमको यू आर लेट। वो जो लेट का तमका है कि यू आर लेट इन योर लाइफ, मतलब इस टाइम तक तुम्हारा सब कुछ हो जाना चाहिए था, सेटल हो जाते, तुम्हारे पास अपना सब कुछ होना चाहिए था। बट खैर, तो वो हर पेरेंट्स की मतलब को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से कि हमारा बच्चा सेटल हो जाए। लेकिन मैं थिएटर करता रहा, जुनून मेरे अंदर था, और उसको मैंने एक्टिव रखा। और दिल्ली में भी जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद मुझे एक फ़िल्म मिली जिसका नाम है दिल्ली डार्क। उसके बाद फिर मैं मतलब लॉकडाउन ख़त्म होते ही 2021 में के दौरान ये फिल्म मुझे मिली है, 2022 में मिली। उससे पहले वो लाइफ ऑफ आउटकास्ट, वो भी तो? हाँ, लाइफ ऑफ आउटकास्ट मैंने की थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट थी। वो उसमें मैंने सेकंड लीड किया था। अच्छा। और वो दलित बेस्ड फिल्म थी, वो तो क्राउड फंडिंग से वो फिल्म बनी थी। ओके। और मामी में उस फिल्म सेलेक्ट हुई थी। ओके। सो ये कुल मिला के ये सारा का सारा आपको कास्टिंग वगैरह कहाँ से हुआ? कास्टिंग वाला कैसे आप? रोमिल मोदी हैं कास्टिंग डायरेक्टर, और ठंडी हो जाएगी। हाँ, तो रोमिल मोदी हैं कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ, शुगर में थोड़ा कम लेता हूँ। हाँ, तो रोमिल मोदी जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने बेसिकली मुझे कास्ट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरा एक फ्रेंड है शिवम गुप्ता, तो उसने रिकमेंड किया था कि आप इसको कास्ट कर लो, क्योंकि उस दौरान ये फिल्म की कास्टिंग हो गई थी कंप्लीट, लेकिन कोविड चल रहा था, तो 1-2 एक्टर्स को लॉक नहीं हुए थे। हाँ, कोविड हो गया था उनको। लॉक हो गए, कोविड हो गया था। हाँ, मतलब शॉर्टलिस्ट। बड़ी अच्छी किस्मत थी आपकी। मुझे मिला, क्योंकि मैं उनके शॉर्टलिस्ट वाले में था कि इसको कॉल करना है या जो, लेकिन मैं डेटा बैंक में था, बट मे बी आई वाज नॉट द प्रायोरिटी, क्योंकि मैं मुंबई में नहीं था उस दौरान। तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ये करना है आपको। अच्छा। ऑडिशन भेजो फटाफट, तो अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो तुमको चांस मिलेगा इस फिल्म में काम करने का। मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे 2 दिन के अंदर आप कैसे शूट कर लोगे मेरे को, और मुझे ऐसा थोड़े टाइम के लिए लगा कि यार ये ऐसे कैसे संभव है कि जैसे मैं अभी आपके साथ ऑडिशन कर रहा हूँ, 2 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ, और ऐसे कैसे लाइफ बदलने वाली है। तो
तो मैं ना ऐसा नहीं कि मैंने उसको हल्के में लिया, बट मुझे समझ में नहीं आता, आई वाज नॉट बीइंग एबल टू बिलीव, ऐसे वाज नॉट प्रिपेयर्ड और आल्सो नॉट बिलीव कि यार कि हाउ, और वैसे भी वी एक्टर्स आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर एनी कैरेक्टर, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स कास्ट एंड डायरेक्टर्स आपको एंड मोमेंट में या मतलब ऐसे फोन करते ही हैं, इट इज अ यूजुअल थिंग कि कई बार तो बिल्कुल 5 मिनट पहले डायलॉग देते कि ये कल इसका शाम को पीपीएम है, तो हम भी कई बार बोलते हैं कि अगर शाम को पीपीएम है तो भैया पहले बता देते, अभी कैसे मतलब अभी 3 बजे भेज रहे हो और शाम को बता रहे हो पीपीएम, तो रात को बोल देते कल रात को तो मैं दिन भर तैयार करता। खैर, लेकिन वो तो खैर अर्जेंट सिचुएशन था ही, उनकी बहुत अर्जेंट सिचुएशन था उनका, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज ये जल्दी भेज दे, और जितनी जल्दी तू भेजेगा ना उतनी जल्दी तेरा काटा चालू होगा। वो थोड़े हैवी इस तरह से मतलब प्यार से बात करते हैं, और डार्लिंग कैसा है यार, बहुत हालत खराब है मेरी, समझ रहा है तू, और वो हंस रहा आदमी, मैंने कहा यार हालत भी खराब, हंस रहा है, ही इज लाइक दैट, अगर टेंशन में वो हंसता रहता है। अच्छा। तो मैंने कहा कि हाँ रोहन भाई बताओ, कह रहे डार्लिंग ये ऐसे जल्दी जल्दी भेज देता हूँ, सीन भेज रहा हूँ, ये ले भेज दिया, देखा, हाँ अब देख ले, अब फटाफट मेरे को ऑडिशन भेज। तो मेरी वाइफ, तो मेरी तब नई नई शादी हुई थी, और मेरी, हाँ, तो मेरी वाइफ को मैंने बोला कि यार ये ऑडिशन करना, वो भी एक्टर है तो वो समझती है इन सब चीज़ों की, कभी भी ऑडिशन आ सकता है। तो वो सो रही थी, मैंने कहा बाद में सो लियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिशन है, तो ये ऑडिशन इसलिए ये बड़ा फनी सिचुएशन है, इसलिए हंसी भी आती है। तो उसने वो उठी और फटाफट हमने वो सीन किया, मैं आपको ऑडिशन दिखाऊंगा कि ठीक है। वो ऑडिशन क्या थे डायलॉग ऑडिशन में? सिंपल, वो जो आपको जो पहला सीन है, अरे जया जया जो ढूंढता है ना, वो अब सीन जो लिखा हुआ था और जैसे हुआ है बहुत चेंज हुई, स्क्रिप्ट भी बहुत चेंज हो गई। तो उसमें ये था कि वो सामान लेके उतरता है और वो कहता है कि अरे भीड़ से निकल रहा है, और अरे उतरो 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 ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ किया था कि फिर देखता है जया को, अरे जया कहाँ है, अरे माफ कीजिएगा हमको लगा कोई और है, अच्छा खो गई है क्या, है मदद कर देंगे, सब नहीं था तब ये था, अच्छा ठीक है, अरे जया नहीं मिल रही ससुरी, जाके ढूंढो। फिर कोई मजाक करता है, क्या भैया एक ही दिन में बीवी घुमा दी है, कह रहे ज्यादा बकवास करोगे तुम, है भागो यहाँ से। और ये सब कुछ बहुत इम्प्रोवाइज था और ये सब मामला था। तो मैंने वो करके भेजा, और मैं YouTube पे ऐसे देख रहा हूँ टक 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 व्यूज बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे व्यूज बढ़ रहे हैं मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। ऑब्वियसली ज्यादा लोग देख रहे हैं। हाँ, आधे घंटे के अंदर मेरे को मतलब फोन आ गया था 1 घंटे में कि बेटा कि पसंद तो आ गया है, बाकी अब तेरी परीक्षा शुरू होती है कि तेरे को कोविड नहीं होना है। ये इससे बड़ी परीक्षा है कि वहाँ तो वो तो स्क्रीन टेस्ट तू पास कर चुका है, कोविड का टेस्ट अगर तू फेल हुआ मैं तेरे को बहुत मारूंगा, ठीक है। मैं कहा ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाएगा, कुछ नहीं इधर उधर खाएगा पिएगा नहीं, घर में रहेगा तू। मैं कहा ठीक है। कोविड का टेस्ट दिया, उसमें नेगेटिव आया थैंकफुली, फिर टिकट्स आए मेरे पास, अगले दिन फ्लाई करके चला गया सेट पे। ऐसे ये थी दास्तान, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा। और मतलब नेक्स्ट डे ही मैं सेट पे था। तो फिर आमिर से कब मिले और किरण राव से? किरण मैम से तो नेक्स्ट डे ही मिल गया था, मतलब सेट पे ही मुलाकात हुई, क्योंकि शूटिंग उस दिन शुरू हुई थी। पहले शूटिंग मतलब वो प्रेप चल रहा था उनका। तो मैं लोकेशन पे पहुंच गया था। तो लोकेशन पे डायरेक्ट पहुंचा मैं, मतलब मैं होटल भी नहीं गया, मैं एयरपोर्ट से सीधा लोकेशन पे गया। मेरा वैनिटी में ही कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, मेकअप हुआ, और मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे। अच्छा। हाँ, जैसे आपके बाल बड़े हैं तो इतने लंबे लंबे बाल थे, वो काट दिए होंगे, वो सारे काटे गए। और उनसे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा मैम अब तो आप गंजा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म मिल गई, अब क्या चाहिए। तो उनका ठीक है, बाल बाल कटे, लुक देखा गया, और जो हीरो का जो लुक है ना सेम वैसा ही लुक रखा गया, अगर आप देखेंगे ना। सेम, अगर आप ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट्यूम का भी देखेंगे, वो भी है, काफी सिमिलैरिटी। और दर्शन जलान जी बहुत फेमस, मतलब वो निफ्ट के पास आउट हैं, बहुत अच्छे फेमस नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, बहुत सेलिब्रिटी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। तो उन्होंने, उनके साथ मेरी पहली मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला और आगे धुरंधर सारे खिलाड़ी जो है वो जो है निस्तनाबूद हो रहे हैं कोविड से, तू बच के आया है, वेरी गुड, चल अब तुझे कुछ नहीं होना है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है, बचाना अपने आप को, ठीक है, टेक केयर, मास्क वास्क पहनो, हाँ ये करो वो करो। कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, फिर बाल वाल कटे, मैम आई, मैम ने देखा, बोला बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनके एडीज जो है लगातार भेज रहे थे, तो वैनिटी में मैम खुद आई। जनरली मेरे को जाना था बट मेरे बाल कट रहे थे तो वो खुद आई। तो मैंने कहा मैम मैं आपके पास आने वाला था। नहीं इट्स ओके मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि मुझे होटल जाना है अब, तो कल के लिए प्रेप करना है, तो तुम पूरा रेस्ट करो आज रात भर, स्क्रिप्ट तुम्हें मिल जाएगी, अपडेटेड स्क्रिप्ट, कल ये सीन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सीन है, कैरेक्टर ये है, कोई सवाल है तो
पूछ लो, बताया। सवाल तो मेरे क्या ही थे, मैंने कहा मैम थोड़ा बहुत मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। बोला ठीक है, कल और बैठ के बात करेंगे। फिर सेट पे अगले दिन पहुंचे, शूटिंग शुरू हो गई। बहुत मज़ेदार, कोई मतलब बहुत अभी प्रोसेस ना बहुत चेंज हो गया फिल्म मेकिंग का, मुझे ऐसा लगता है। फिल्म मेकिंग प्रोसेस अब बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि एक तो बहुत सेगमेंट्स में करते हैं। पहला सीन अभी करेंगे, क्लाइमेक्स सेकंड डे कर लेंगे। तो आपको ना पैटर्न, मतलब अगर आपने पूरी स्क्रिप्ट नहीं भी पढ़ी है कई बार, तो जैसे आप तो आपको बस डायरेक्टर का एक्टर होना बहुत जरूरी है। हाँ, सीन वाइज शॉट्स पूरी स्क्रिप्ट तो पढ़नी चाहिए आइडियली, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अब चीज़ें बहुत इतनी फास्ट बन रही है ना, और ऐसे सिचुएशन में जब कोविड हो रही है चीज़ें, तो आपके पास उतना समय नहीं होता है, मतलब आपको बस उस और बहुत सारी चीज़ें उनको कट शॉट भी करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं, कुछ सीन नहीं वर्कआउट हो रहा है, या कुछ है ना, कुछ सीन पेपर पे वर्कआउट हो रहा है बट ऑन सेट पहुंच रहे हैं तो वो चीज़ नहीं समझ में आ रही। तो अब ना बहुत, और सेट पे एडिट भी चल रहा होता है, बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो ये उस प्रोसेस में आपको भी रहना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके जाओगे ना, हाँ, तो फिर वहाँ ये एक सजेशन रियल टाइम में जो लोग देख रहे हैं एक्टर्स, बहुत ज़्यादा अगर आप सजेशन लेकर जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके जाओगे अपने आप को, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू बिलीव इन, इफ़ यू आर अ डायरेक्टर आई हैव टू बिलीव यू। अगर आपकी ये पहली भी फिल्म है ना, तब भी मुझे आपको ही बिलीव करना होगा, बिकॉज यू हैव ए विजन, यू आर बिहाइंड द कैमरा। सो मतलब जनरली ऐसा होता है कि यू नो आप डायरेक्टर्स के साथ जब काम कर रहे हो, तो मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जिसने थिएटर बहुत किया, फिल्म नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बिलीव किया ना, उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, और सारे ऑडिशन आमिर खान सर देखते हैं। हाँ, सारे एक एक, मतलब अगर कोई छोटा सा कैरेक्टर है ना, उसका भी ऑडिशन वो देखते हैं। ही इज़ सो प्रोफेशनल, और मतलब एवरी डे ही इज़ लाइक विद द टीम कि फिल्म कैसे बन रही है, क्या है क्या नहीं। तो ये मैम का प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग था कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैम ए न्यू कमर, समझ रहे हैं? ओके। बिकॉज शी नेवर मेड मी रियलाइज, अगर मैं कोई गलती भी कर रहा हूँ तो शी यूज्ड टू से कि भास्कर कैन वी डू दिस इन दिस पर्टिकुलर वे, कैन वी चेंज इट, कैन वी ट्राई दिस। कई बार ऐसा होता है ना, एक्टर ना बहुत ऐसे होता है कि अपने एक बना लेते हैं जोन। ईगो नहीं, ईगो तो खैर मतलब मैं ना सब मैं तो उसे सरेंडर हो गया था ना, कि मैं बोलता था कि हाँ मैम बताइए ऐसे, तो मैंने अपना कुछ बनाया खाका, सारा खाका टूट जाता है आपका। क्योंकि आप ना सोचते हो कि यार एक्टर्स का ऐसा होता है कि यार मैं पहले अपना वाला करके दिखाता हूँ, बट हाँ, लेकिन आप अपने वाले में इतना खो जाते हो ना आप, सॉरी नहीं ओके, तो डायरेक्टर को आप सुनते ही नहीं हो। समझ रहे हो? तो डायरेक्टर का तो मैम का प्रोसेस ऐसा है कि वो ना बहुत लाइट फील कराते हैं आपको। रिहर्सल्स कराएंगी सीन से पहले, रिहर्सल करके उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं, और बढ़ने के साथ साथ वो आपको ना सजेशन देंगे कि भास्कर ये वाला चेंज कर सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे करो, अच्छा ठीक है अब बताओ अब तुम्हारा वाला तुम कैसे इसको कर सकते हो, एक वेरिएशन लेते हैं, कुछ करना है इसमें, इसमें ये ऐड कर दो, वो हटा दो जो पहले कर रहे थे, ताकि कोई ऐसा कई बार होता है ना कि उन्होंने चेंज किया, आप कंफ्यूज हो गए। नहीं, अगर कंफ्यूज भी हो रहा ना तो जो पहले कर रहे थे ना, ये वाला वो वाला करो। हाँ, अच्छा अब इसको हटा दो, थोड़ा स्लो कर दो, थोड़ा फास्ट करना, थोड़ा ऐसे कर देना। वो इतने सारे आइडियाज आपको थ्रो करती हैं कि आप खुद उस रस में बहने लगते हैं, और आप फिर वो आप डायरेक्टर के एक्टर बन जाते हैं, और आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस यू जस्ट नीड टू फॉलो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बी जीरो एज एन एक्टर। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, योर ट्रेनिंग, आपका बिलीफ, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी वो एनर्जीज जो आपको ना नॉर्मल रखती है ना, मतलब आप ऐसा भी ना कि ऐसे हो जाए, वो भी नहीं चाहिए, वो तो और खतरनाक है। थोड़ा एक जो बटरफ्लाइज वाला फीलिंग होता है वो तो रहना ही चाहिए, बिकॉज एक एक्साइटमेंट तो होना, एक्साइटमेंट भी, हाँ एक्साइटमेंट रहना चाहिए। जैसे मैं आपसे मिला तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी कि मुझे आपसे मिलना है आज, की हौज खास पहुंचना है टाइम पे, ये वो तो हाँ कि मुझे मिलना है, देखते हैं कैसा इंटरव्यू होगा। लेकिन अब मैं उस एक्साइटमेंट में मैं कतरा रहा हूँ कि यार एंजाइटी ना, वो नहीं होना चाहिए, जो कि वो भी होता है कई बार, लेकिन उसको भी ओवरकम आप तब कर पाते हो जब आपके कान, आपके सेंसेस, मतलब ब्रेथ पे काम करना बहुत जरूरी है। हाँ, थिएटर में तो इतना काम करते हैं, सांस आप ले रहे हो, आपको पता तो चल रहा है ना कि सांस ले रहे हो, ये भी ना पता चले कि सांस नहीं ले रहा आदमी, सुध बुध घूम गया, मतलब कतई बावला हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ऑब्वियसली। सो ब्रो, आमिर खान से कब मिले आप फिर? तो आमिर खान सर से मुलाकात हुई लास्ट डे ऑफ शूट, उनसे मुलाकात हुई, और
क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, कैसा रहा? बहुत ही कैजुअल मीटिंग थी वो, मतलब ऐसा था कि उनसे वो अपना आए थे ऐसे ही घूमने, रिहर्सल देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, शूटिंग कैसी चल रही, और वो आए और बैठ गए। तो मेरे साथ के जो बंदे थे ना, जो मेरे हेंचमैन होते हैं, तो दे वर लाइक वेरी एक्साइटेड कि आमिर सर आए। तो मैंने कहा सुनो भाई, आमिर सर से मिल लेना, ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिहर्सल हो जाए उसके बाद मिल लेना, क्योंकि उसके बाद ब्रेक होगा। अगर सर बैठ के सबसे बात करते तो ब्रेक हो जाएगा, तो आराम से बैठ के बात करते। अब ये शॉट के बीच में हेलो सर करने मत जाना प्लीज, मैंने रिक्वेस्ट किया। मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाना। और ऐसा भी नहीं कि सर बुरा मानेंगे, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, प्रोसेस ऑब्वियसली हम खड़े थे और सर बीच में से आए, ठीक है। अब वो आए तो हलचल मची, उनको जगह वो बैठे अपना आराम, और ऐसा भी नहीं है कि वो आए और हेलो, चुपचाप आके बैठ गए। ही इज सो प्रोफेशनल। मैंने कहा जब सर प्रोफेशनल है तो हमें भी होना चाहिए, मतलब डोंट लूज योर कि हाँ, क्योंकि अपना उसमें रहो। उनको उधर मतलब तुम उनको देखना है देख लो, मैं नहीं देख पाऊंगा भाई, मेरा भी फोकस कैमरे पे है। और मैं मतलब अगर ऐसे इधर कहीं बैठे आमिर सर और मैं इधर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं किरण मैम को देख रहा था, उधर देख ही नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा। कि मुझे ये भी डर हो रहा था कि ऐसा तो नहीं वो ऐसा उनको लगे कि मेरे को देख ही नहीं रहा। पर मैंने कहा मैंने ऐसा मान लिया कि मैंने देखा ही नहीं सर आपको, क्योंकि मैं सीन में था। तो मैंने सीन दिया, सीन करके और रिहर्सल मैम कट बोला, मैम ने सर उठे, उन्होंने बोला कि बड़े हम्बली आए। उन्होंने बोला क्या नाम है आपका? मैंने उनका नाम बताया। कह रहे ठीक है, आपका क्या नाम है? बाकी सबसे बात की, ठीक है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है करिए, कंटिन्यू करिए। और वो चले गए। फिर मैम ने बोला कि चले टेक करते हैं। फिर टेक हुआ और उसके बाद फिर ब्रेक वेक हुआ। तो फिर सर लोग अपना पर्सनल टाइम वो रवि सर से मिलने के लिए गए। रवि सर का भी लास्ट डे था उस दिन, लास्ट डे नहीं था उनका, एक और दिन था, लेकिन मेरा लास्ट डे था उस दिन। तो इतनी ही मुलाकात हो पाई। फिर प्रीमियर पे मिले हम लोग, लेकिन वो भी बहुत छोटी मीटिंग थी, हेलो हाय, ज्यादा हम बैठ के इस तरह से बात नहीं हो पाई। आई एम जस्ट होपिंग कि विल मीट सून। मतलब ये भी बात नहीं हो पाई कि सर कैसा लगा आपको मेरा काम या जो भी है। बट हाँ, उन्होंने ये इतना ही बोला था कि आप सबको मैंने इतनी बार देख लिया एडिटिंग टेबल पे कि सबके चेहरे और नाम याद आ गया, बहुत अच्छा काम किया आप सबने। तब तक वो मीडिया वाले आ गए और फोटो ये सब। अच्छा, कितने दिन का था शूट? मेरा 14 डेज का था। अच्छा, आपका 14 डेज का था। और ओवरऑल कितने का था? ओवरऑल क्या, ओवरऑल बच्चा बाकी का? हाँ। मुझे लगता है एक सवा महीना हुआ होगा। अच्छा। और आमिर ने भी दिया था शायद ऑडिशन? हाँ, आमिर सर रवि किशन वाले रोल के लिए। सर के हाँ। लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया, रवि सर का देखा उन्होंने कि ये बंदा बाप है। हाँ, उन्होंने बोला कि ही इज वेरी क्लोज टू द कैरेक्टर इन द वर्ल्ड। क्योंकि रवि सर, क्योंकि अब मतलब दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस एक्टर है। तो आमिर सर तो उनसे भी काफी पुराने एक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए जो चाहिए, और चूंकि आप आमिर सर तो उनका खुद का प्रोडक्शन है ना, तो वो बिगनिंग से चीज़ों को देखते हैं ना, तो उनको पता है कि इसके नुएंसेस के करीब कौन है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ही इज मोर क्लोज टू द कैरेक्टर देन मी, बट ही सेड कि ही वांटेड टू डू इट बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मतलब जिस तरीके से रवि सर ने किया भी है इसको, आप देखिए तो कितना मजेदार है। मतलब उसके बाद से जितने मीम्स बने हैं और वो सारी चीजें शुरू हुई है, वो पूरी फिल्म को एक तरह से समझ लीजिए कि वो लीड करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो वो जो थाने वाले सीन है उनमें उनके साथ एक्टिंग करते हुए कैसा लगा? काफी मजेदार था। पहले दिन तो वही जो घबराहट वाली बात है, देखिए आप यू ओवरकम योर फियर एंड देन यू विन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जस्ट बाय बिलीविंग इन यू एंड बिलीविंग इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब हर आदमी, मतलब अभी कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आके बैठ गए मान लीजिए, इंशाल्लाह, हाँ ठीक है, और आके बैठ गए, तो हम ऐसे अरे मोदी जी कैसे हैं, तो मैं उनसे हो सकता हूँ कि अरे या तो मैं बहुत ऐसा हो जाऊंगा, मुतमईन हो जाऊंगा, कैसे हो जाऊंगा कि अरे सर मतलब क्या बात है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं अपना सेल्फ भूल जाऊँ, ताकि उनको भी ऑकवर्ड लगे यार मैं क्या इंसान नहीं हूँ क्या, वो वाली बात। तो जब वो आए तो उनके साथ उनके गार्ड, मतलब वो ऐसे खड़े रहते ना, तो 1 2 3 4 गार्ड खड़े हैं। अच्छा, उनके साथ में हमेशा रहते हैं क्योंकि सांसद है। तो वो आए 3 मतलब एक गाड़ी है आगे पीछे 2-3 गाड़ी है, तो पूरा उनका मतलब लॉ लश्कर लेके चलते हैं ना वो। तो आप वही होता है ना कि आपकी एनर्जी चल रही होती है पॉजिटिव, ऐसे चल के हाँ भैया बबुआ है वो भी पूरा एकदम समा बांध देते हैं ना। वो एंट्री हुई और क्या भैया, तो मैं तो देख भी नहीं पाया क्योंकि मैं ऐसे ना ऐसे छुपा
हुआ कहीं पे कि अब आगे आगे, अच्छा हाँ चलो सीन करते हैं। सीन क्या बाबू, हाँ ये है, हम पान मिलेगा ना, पान खाने को सब चल रहा है उनका, और एडी सब खड़े हैं। किरण मैम ये करें, हाँ ही इज भास्कर, ही इज डूइंग दिस रोल, हेलो हेलो सर, हेलो सर, मैंने हाथ मिलाया, हेलो सर, हाँ ठीक है। और वो मुझे ना ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मान लीजिए कुछ पहन रखा था तो उतार के किसको दिया, हाँ लाइन तुम बोलते रहो, हाँ ये लाइन है, अच्छा ये लाइन है, वो लाइन है, ये वो लाइन बोल रहे हैं और यहाँ प्रॉम्प्ट कर रहा है कोई, ठीक है। तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मतलब वो मेरी तरफ आई कांटेक्ट करते हुए एक लाइन लिया, उसके बाद दूसरा, और वो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं मुझे। तो वो स्टेयर नहीं कर रहे, ही इज लुकिंग एट मी लाइक बीइंग द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर में अपना उनका जो भी प्रिपरेशन होगा, ही वाज डूइंग इट, एंड आई वाज लाइक कि मैं इनको देखूं, मतलब क्या करूं मैं इनको देखता रहूं, मैं इसमें रहूं। अब वही होता है कि आपका उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है कि मैं सोचा कि अगर मान लो मैं इनको देखता रहूंगा तो क्या होगा, बुरा तो नहीं मानेंगे। या हो सकता है, कई बार होता है ना कि एक्टर मुझे क्यों देख रहा है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी देख रहा हूँ कि मैं उनको ऐसे करके घूर रहा हूँ, और मैं कैरेक्टर में घूर ही रहा था, उनको ऐसे करके घूर रहा था। वो इतने ऐसे, मतलब जैसे मैं ऐसा कि यार उनको देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, और वो मेरे को देख रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, बाबू बाबू करके अपना बोल भी रहे हैं लाइन, ये वो, और मैं भी उनको देख रहा हूँ। तो एक तरह का ना जो एक क्वेस्ट है कैरेक्टर का, वो भी क्योंकि मेरे लिए भी तो वो एक मौका था कि कैसे उस कैरेक्टर में एंटर करना है, वो सारी चीजें तो मैं कर रहा था। तो वो उस विद इन अ प्रोसेस मुझे भी समझ में आने लग गया कि बी न्यूट्रल। तो वो जो एक टेंशन एनर्जी जो चल रही थी, बटरफ्लाईज, वो सब शांत हो जाती है। आपको यही प्रोसेस है कि डायरेक्टर आपको ये नहीं बोलेगा सर ये है देखो ऐसा है, तुम घबराना मत, ऐसा करो, क्योंकि एवरी डायरेक्टर बिलीव दैट यू आर ए प्रोफेशनल एक्टर। मतलब वो आप पे बिलीव करके वहां चुना गया है ना, तो आप ऐसा है कोई इंप्रेशन मत क्रिएट कीजिए कि मैं घबरा गया। और अगर आप घबराए भी हैं तो एक्टर के पास कंसील करने की ताकत होनी चाहिए कि वो आपके अंदर है, और उस घबराहट को भी इस्तेमाल करिए। हाँ ये भी है ना, वो चीज है। मतलब आप घबरा गए, इतना भी रियल नहीं रहना कि आपकी घबराहट भी दिख रही। हाँ ये भी होगा, सॉरी। तो वो चीज होना आपके अंदर बहुत जरूरी है कि आपके अंदर वो समय को समझने की। काफी मजेदार था मेरे शॉट्स में उन्होंने लाइंस भी दी मुझे मेरे क्लोजअप में। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है अब, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार कहता भी हूँ हर इंटरव्यू में, क्योंकि एक इतने बड़े कद का आदमी जो इतने एक्सपीरियंस लेकर आता है, सांसद है, वो आदमी क्यों रुकेगा मेरे लिए, है ना। वो मतलब मेरे क्लोजअप में भी मुझे लाइन दे रहे हैं। और ये कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैम ने भी बोला कि आप सर वैनिटी में जा सकते हैं, नहीं नहीं झाजी को लाइन दे देते हैं, क्या दिक्कत। सो इतने प्यार से छोटे भाई की तरह, है ना, इतने प्यार से उन्होंने सीन किया कि नहीं मतलब साथ में हम टीम। तो वो चीज अच्छी लगी मुझे बहुत। नहीं यार ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ये हमारे यहाँ पे इतना बड़ा बना देते हैं इस इशू को कि ये इतना बड़ा एक्टर है, पता नहीं ये अब इसको वैनिटी में अरे भाई वो दोनों एक्टर है। मैंने कोई बात बोली भी कि सर मुझे इसमें ये क्या हो गया कि कोई बहुत बड़ा एक्टर है तो वो ठीक है तेरी छुट्टी, अब जा तू जो दिल करे। नहीं, ये बहुत सारे एक्टर्स कर जाते हैं कि मैं एडी खड़ा है ना वो दे देगा लाइन। ये बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी कर देते हैं कई बार। मेरे ऐसा एक्टर कोई जो न्यू कमर सपोज ये मेरी नई कोई फिल्म आई गई और मैंने बोला कि मैं क्यों बोल लाइन, वो दे देगा लाइन। तो ये चीज जैसे मैंने अभी दुपहिया एक फिल्म की, उसमें गजराज राव है, रेणुका शहाणे है, तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे सीन्स नहीं भी हैं, गजराज राव सर का है, यशपाल शर्मा जी का है, और मुझे सिर्फ एक लाइन बोलनी है और वो लाइन एडी बोल सकता है, मैं खड़ा होकर लाइन देता था। बिकॉज इट्स अ लर्निंग। मैं समझता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, समझ रहे हैं कि मैं स्टूडेंट ऑफ सिनेमा हूँ, और मुझे मतलब मेरे ऐसे एक्टर को जो दिल्ली में बैठा हुआ था उसे एक मौका मिला, और मैं और मौके की तलाश कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपने क्राफ्ट को शोकेस कर पॉलिश कर पाऊँ। तो मुझे यही तो जरिया है ना। मैं एफटीआई जाना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पापा से पैसे मांग नहीं सकता था। मैंने ट्यूशन पढ़ा के मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था कॉलेज के बाद। तो मैं मैं किताबें खरीदता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट बनूं, जिसके लिए पापा कभी मना नहीं करते थे कि हाँ चलो ठीक है तुम करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पैसे वैसे को लेके कभी बहुत दिक्कत हुई। माय फादर ऑलवेज सपोर्टेड मी, बट हाँ थिएटर को लेके सपोर्ट नहीं था। वो एक रेबल नेचर मेरे अंदर है। हाँ होता है, ऑब्वियसली करना पड़ा मुझे। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो एफटीआई चले गए,
और वो मुझे मतलब लिटरली गाली देते थे कि तेरा फॉर्म हम भर देते हैं यार, तू तू तो तैयार हो जा, मतलब क्या दिक्कत है, कुछ हमें बोलता भी नहीं है कि तेरे फॉर्म का हम 4-5 लोग पैसे इकट्ठे करके भर देंगे तेरे फीस, तू आ तो सही, और एक बार तू सेलेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली यार बहुत सारी चीजें, स्कॉलरशिप है, लोन है, बहुत चीजें हो जाएंगी, तू कर तो हाँ सही। हाँ ठीक बात है। पर पता नहीं क्यों मैं करता ही नहीं था, कर ही नहीं पाता था, अंदर से वो रील मतलब नहीं आते थे कि किसी और से कैसे बोले, है ना। और थिएटर में उतनी कमाई होती नहीं थी कि मतलब हम फॉर्म भर दे। हाँ, सोचिए आप, फॉर्म भरने के पैसे मेरे पास नहीं होते थे, क्योंकि वो एनएसडी का तो क्या है, फ्री कोर्स है, सरकार आपको देती है और एक सुविधा है, पर वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है। अभी किसी एक आदिल सर का एक इंटरव्यू में सुन रहा था अभी, तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छी बात कही कि एफटीआई का जो कोर्स है वो फ्री कर देना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ रीजन हम लोग नहीं कर पाए। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं मतलब जो भी उस टाइम पे था, 2-2.5 हज़ार जो भी था, वो उस टाइम पे मैं पापा से नहीं मांग सकता। 3,500। 3,500 मैं नहीं, और मैं हर साल नहीं मांग सकता था, मेरी ऐसी कंडीशन थी। और ऐसा नहीं कि मेरे पापा एफर्ट कुछ ना कुछ करके कर देते, लेकिन वही है ना, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं वही डर था कि एनएसडी में भी नहीं हो रहा है, आईएमसी में भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, तो वो 2,500-3 हज़ार तो नुकसान हो जाएगा। कुछ पैसे वैसे कमाए इस फिल्म से? पैसे ठीक ठाक, मतलब पैसे क्या, मतलब लॉकडाउन के बाद तो 0 सन्नाटा था, तो कुछ इजाफा हुआ, पर हाँ मतलब उतने नहीं कमाए कि मतलब, हाँ लेकिन थिएटर में तो इतने पैसे मिलते नहीं है। थिएटर में कमाए मैंने मॉनसून वेडिंग से। मॉनसून वेडिंग का एक शो था, मीरा नायर का प्ले, वो करने में यूएस और ये आपका मैं आने ही वाला था उस पे। हाँ। आप मेरे को ये बताओ जी। कि वो प्यारी सी छोरी है प्रतिभा रवंता, या क्या नाम है उसका, लांटा, हाँ उसको थप्पड़ मार दिया आपने यार, हैं? हाँ इस चीज का दुख है बहुत, सॉरी प्रतिभा, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड यू आर गेटिंग सो मच ऑफ अपलॉज एंड लोग इतना प्यार दे रहे हैं आपको। और मुझे लिटरली मैसेजेस आ रहे हैं इस चीज पे कि आपने मतलब बहुत गलत काम किया है भाई, तूने बहुत गलत किया है ये करके, कि ऐसा लग रहा है कि मैं तो लिटरली लिख देता हूँ भाई सॉरी, मैं प्रतिभा को भी मतलब माफीनामा लिख के दे दूंगा, या उससे जब मिलेगी तो बोल दूंगा, और इस इंटरव्यू के थ्रू भी मैं उसको माफी मांग रहा हूँ कि मैंने मतलब वो ना डरी हुई थी ना, जब शॉट भी ले रहे थे कि देख भास्कर मारियो मत मुझे, तो हम लोग दोस्त हो गए थे काफी, तो मैंने कहा कि तू टेंशन क्यों ले रही है, ट्रस्ट ऑन मी, है ना, मैं नहीं मारूंगा मैं तेरे को, मैं ऐसे मारूंगा तो जो पता भी नहीं चलेगा। मैंने एक थप्पड़ खा ले, तो उसके बाद 2 थप्पड़ मार दिए मुझे, और उतने ही तेज से मारी, और मैं तो कहता हूँ रवि सर से मरवा लियो, रवि सर मार देंगे मुझे बदले में, और रवि सर का हाथ इतना मोटा हाथ, रवि सर हाथ ही मार देंगे। मैंने तो मैंने कहा मैं क्योंकि ये मेरा लास्ट शॉट है, मार खा लूंगा मैं सर से। तो किरण मैम कह रही अरे नहीं इसके बाद एक और शॉट है तुम्हारा। तो मैम कह रही क्या दिक्कत है, मैम कह रही है फिगर आउट करो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, यू गाइस फिगर आउट, डोंट वरी। तो मैंने कहा मैम थप्पड़ ये खा ही नहीं रही है। कह रही नहीं लिटरली, मैम भी समझे क्या करे, क्योंकि मैंने उसको एक बार मारा पटाख तो नाक पे लगी, अच्छा नाक रोने लगी। मैम कह रही हाँ ये जो रोना है ना ये तो चाहिए मेरे को, क्योंकि उसका रिएक्शन नहीं आ रहा था ना, वो डर रही थी। तो मैं वो जो रिएक्शन है ना थप्पड़ खाने का ये वाला, वो तभी आया जब उसके एक बार लगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा चीट किया, प्रॉपर थप्पड़ तो नहीं मारा, पर मैंने उसको बोला कि थप्पड़ तो खा लेगी ना, ये तेरा सीन अच्छा होगा। तो वो नाक पे एक बार जब लगा तो देखो सीन कितना अच्छा हुआ है। तो वही है, एक्टर्स का रिलेशन है वो, बट अच्छा है बहुत, मतलब। और उन लोगों के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस लड़के के साथ में दीपक है, फिर वो फूल कुमारी है, और भी। ये एक्चुअली वही प्रॉब्लम है ना कि आपके शॉट्स अलग अलग टाइम, सबके शॉट्स अलग अलग, और इतना वो प्रोसेस है कि ये लोग ना मुंबई से कास्ट हुए थे, और एक सीन में तो आप सारे इकट्ठे हो ही। हाँ ट्रेन वाले सीक्वेंस में तो है, ट्रेन वाले में, और भी पुलिस स्टेशन। लेकिन कॉमरेडरी की बात करें वो उनके साथ ज्यादा रही, क्योंकि वो लोगों ने 40 दिन शूट किया, तो वो उठते बैठते खाते पीते साथ में थे। मैंने मुश्किल 14 दिन का शूट किया मैंने, तो मेरा कैरेक्टर स्क्रीन स्पेस जितना है उस हिसाब से मैंने टाइम स्पेंड कम किया है कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि मैं उसके बाद मेरे 12 दिन का शूट हुआ, मैं फिर दिल्ली आ गया था और वो लोग फिर भोपाल चले गए थे। अच्छा। तो वो सारे लोग
जो भोपाल 40 दिन का उन्होंने शूट किया है, तब वो सारे दोस्त बने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो उनके अंदर एक अलग केमिस्ट्री उनकी बनी और वो सारी चीजें, तो उन लोगों ने फिर वहाँ पे जो गेट टुगेदर होता है वो सारा मैम के साथ भी, क्योंकि मैम के साथ भी मैं तो बातचीत अच्छी है बहुत, इस तरह से रिलेशन काफी, मतलब एक्टर डायरेक्टर का, बट उस तरीके जितना अच्छा उन लोग का बॉन्ड हाँ एक बॉन्ड, हाँ क्योंकि वो है वो उस तरह से नहीं हो पाया ज्यादा क्या उन्होंने। हाँ, मतलब ऑफ स्क्रीन हम जितना मिलते हैं बातचीत करते हैं तो फिर क्या अब बातचीत हो रही है अभी कि नेक्स्ट क्या काम कर रहे हो उनके साथ? किन के साथ? मैम के साथ अभी तो ऐसा कुछ मतलब आया नहीं, बट आई एम जस्ट होपिंग कि अच्छा, आप मेरे को वो बताओ, मीरा नायर, मीरा दी वाला, मीरा दीदी, उनके साथ आप क्या काम कर रहे हो? वो तो हाँ मतलब पार एक्सीलेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मीरा यही कहती है कि मीरा मुझे या तो मीरा बोलो या मीरा दीदी बोलो, अगर तुम्हें बहुत इज्जत देनी है। अगर तुमने मुझे मीरा मैम बोला तो फिर मैं तुम्हें सर बुलाऊंगा, अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगा ठीक है, फिर मैं सर फिर मैं लॉर्ड कुछ भी बोल दूंगी। तो हम लोगों ने वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं मीरा ही बुलाता हूँ उनको। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं मुंबई से मैंने अप्लाई किया था। आप मॉनसून वेडिंग ये थिएटर वाला कर रहे हो? हाँ म्यूजिकल, म्यूजिकल, हाँ। तो ये ब्रॉडवे का के पैटर्न में ही बना है। अच्छा, ब्रॉडवे के पैटर्न में, हाँ। तो हम ऑफ ब्रॉडवे परफॉर्म करने गए थे यूएस अभी रिसेंटली, मतलब पिछले साल, और 3 महीना हम वहाँ रहे, और 3 महीने रहे वहाँ पे, हमने शोज किए और वहीं पे हमने रिहर्सल्स की। तो सेंट एन्स वेयर हाउस एक जगह है ब्रुकलिन में, तो ब्रुकलिन ब्रिज के जस्ट नीचे एक स्पेस है, काफ़ी बहुत बढ़िया गार्डन है, उसके अंदर ही है। तो वहाँ पे हमने उसके शोज किए, लेकिन इससे पहले हमने बॉम्बे में 3 महीना शो किया था, रिहर्सल किया था, और बॉम्बे में रिहर्सल्स का या रन थ्रू करने के बाद हम कतर गए थे। अच्छा। तो वर्ल्ड कप का जो टाइम था, तो हम वहाँ पे मतलब गए थे और वहाँ पे हमने शो किया था इसका। तो मेरा सिलेक्शन जो हुआ था दिल्ली से ही हुआ था। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए ना, सबका सिलेक्शन दिल्ली से होता है। तो मेरे पापा मुझसे यही कहते हैं कि बेटा तू दिल्ली रह लेना, तू वहाँ क्यों जाता है, घूम फिर के तू आता यहीं पे है। हाँ, राजधानी में। राजधानी में। तो मैं बोला कि तो खैर, क्योंकि मैं मुंबई तब रिसेंटली शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मैंने ये लापता लेडीज शूट करके मैं दिल्ली बॉम्बे प्रॉपर शिफ्ट हो गया था। मतलब मैंने फिर अपना घर लिया, इससे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था, पर मुझे फिर वाइफ के साथ शिफ्ट होना था, तो मैंने अपना अलग सेट वो लिया, स्पेस लिया। तो मैं जब वहाँ रहने लग गया, तब मुझे इस ऑडिशन के बारे में पता चला। तो मैं अपने दोस्त के घर से ही मैंने भेजा था, मलाड में रहता था मैं, और मुझे फिर कॉल आया कि आपका ऑडिशन फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है और दिलीप शंकर इसकी कास्टिंग कर रहे थे, लेकिन आपको ऑडिशन देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे के स्लॉट अभी फ्री नहीं है। हम एक ही दिन कर रहे थे, वो हो गया ओवर, सेकेंड डे हम नहीं कर रहे, अब हम दिल्ली जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये दिल्ली जा रहे हैं, मतलब तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा लेकिन मैंने तो बॉम्बे के लिए अप्लाई किया था। कह नहीं, अब तो ऑडिशन दिल्ली में हो रहे हैं, आप दिल्ली आ सकते हो तो आ जाइए। मैंने तुरंत ट्रेन वेन पकड़ के टिकट करके कैसे भी एजेंट को बोला कि भाई टिकट करके दे, और मैं मतलब गया, पहुंचा, नेक्स्ट डे ही मेरा ऑडिशन था। ऑडिशन दिया मैम को, और तो ऑडिशन थोड़ा सा मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो मैम से मैंने बोला कि मैम मैं आज ही आया हूँ, मेरे को कल 2 दिन पहले मेरे को स्क्रिप्ट मिली ऐसे से। तो मैंने दोबारा किया, जब दोबारा किया तो और अच्छे से किया। फिर मैम ने बोला गाया और क्या क्या गाया, क्या बहुत सारे फोक गीत में बहुत गाता हूँ। अच्छा, हाँ। कौन सा बताओ ना, कोई सुनाओ ना, कौन सा गाया? जैसे उस टाइम पे तो मैंने कुछ और ही गाया होगा। जो एक तो गीत जो मैंने मतलब लिखा मैंने है, कंपोज यहाँ के कंपोजर ने सुधीर रिखारी, उन्होंने किया, वो गाया था मैंने। वो कुछ छोटा सा है। सूरज तू कब डूबेगा, चंदा कब उभरेगा, सूरज तू कब डूबेगा, चंदा कब उभरेगा, सुलाएगा तू गोद में उसके, सुलाएगा तू गोद में उसके, जब हो सब शांत आंखें नींद में मोह। क्या बात
बात है। तो उसका दूसरा भी स्टाइल है बट अरे sorry, नहीं ठीक है कोई नहीं, अभी तो इंटरव्यू में दूसरी माफ तरफ करना। नहीं नहीं इट्स ओके, मैंने खुद ही रोका, अच्छा। नहीं तो मैं अभी एक ऑडिशन भी देने गया था तो मेरे को देख रहा है रुकेगा, हाँ दोबारा गा देता हूँ मैं। तो ये गाना क्योंकि मैंने लिखा है तो काफी जुड़ाव है। उसके बाद ये मेरा पहला गाना है थिएटर में जो मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने और बहुत सारे गाने। मीरा नायर एज एन डायरेक्टर आपको कैसी लगी? मीरा मैम का प्रोसेस तो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि वो मैं उनके साथ सच बताऊं, मैं कैमरे पे बोलना चाहता हूँ, मैं उनके साथ फिल्म करना चाहता हूँ बिकॉज कौन नहीं करना चाहता उनके साथ? हाँ मतलब ये है ना कि थिएटर में करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ फिल्म करके और काम, क्योंकि वो एक्टर्स को इतना मतलब इतना प्यार से ट्रीट करती है ना, और हालांकि किरण मैम भी करती हैं इनफैक्ट। अच्छा इसका हम कंपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ उनकी बात करते हैं। हाँ नहीं इस मैं आपको एक बहुत फनी किस्सा बताता हूँ। जब मैं ऑडिशन देने के लिए गया तो मैम ने बोला कि किसके साथ काम किया है? मीरा जी, हाँ किसके साथ काम किया है, क्या किया है अभी रिसेंट प्रोजेक्ट? तो मैंने बोला कि आई हैव रिसेंटली वर्कड विद किरण राव, आई हैव वर्कड इन लापता लेडीज, आई हैव प्लेड द मेन नेगेटिव। किरण राव, oh she was my first ED इन मॉनसून, वो शायद मॉनसून वेडिंग में ही किसी प्रोजेक्ट में फर्स्ट ED थी। अरे यार ये तो मतलब उन्हीं की जिनके हाथ में हम क्या उन्हीं की बॉस है ये, तो वैसे बहुत हाँ she was my first ED। और बताओ मैं क्या बताऊं, मैं खत्म, मैं तो ऐसे बोल रहा था कि फिल्म करके आया हूँ और वहां पे एकदम नील हो गया मैंने कहा ठीक है मैम, फिर मैंने ये किया है, फिर मैंने कहा अश्वथ के हाथ काम, अश्वथ भट्ट आई नो हिम, अच्छा उन्होंने तो रिलेक्टेड फंडामेंटल लिस्ट में मेरा एक्टर था। बताओ। और मैंने कहा क्या बताऊं, जिनके साथ भी मैं बोलूं उनके साथ तो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं या उनके अंडर में काम कर रहे हैं। हाँ तो मेरे लिए ऐसा था कि यार मैं ना बहुत, और भी ऐसा हो गया कि मैं तो अब कुछ है ही नहीं तो खैर, लेकिन वो बहुत, जब ऑडिशन खत्म हुआ तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने बोला कि मतलब बहुत अच्छा एक्ट करता है तू, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर डूइंग इट, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने मतलब एक टेक्स्ट उन्होंने मुझे भेजा था, जब मेरा यूएस में सिलेक्शन हुआ था ना तो तकरीबन हमारी 20 से 25 लोग की कास्ट थी, और वहाँ पे ऐसा रूल है कि जो इंडियन ओरिजिन के एक्टर्स है ना वो सिर्फ आप 5 ले जा सकते हो, बाकी जो एक्टर्स होंगे आपको वहीं से इंडियन ओरिजिन के कास्ट करने होंगे, जो लोकल वहाँ के मतलब जो वहाँ के फॉरेन नेशनल्स हैं वहाँ के। तो जो वहाँ के इंडियन एक्टर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको लेना होगा, ये वहाँ का रूल है। उन 20 लोगों में से आई वाज द मतलब 5 लोग सेलेक्ट किए मैम ने, इंक्लूडिंग 2 म्यूजिशियंस, तो उन 5 लोगों में मैं सेलेक्ट हुआ। क्या बात है। तो जब मैंने थैंक यू ऐसे लिख के भेजा, बहुत लंबा सा मैसेज आया था मैम का मेरे पास, तो उसमें मैंने लिखा था थैंक यू मैम, तो उन्होंने बोला कि डोंट से थैंक्स, यू कैन डू एनीथिंग। अरे वाह। तो मुझे ये जो यू कैन डू एनीथिंग है ना, ये मेरे यहाँ छपा हुआ है, और वो भी मेरा टैटू है, वो भी मीरा नायर। हाँ मीरा नायर, आप समझ रहे हो, वो स्टैम्प है, मतलब ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है, दिस इज एन अवार्ड। मीरा मैम ने बोल दिया ना कि यू कैन डू एनीथिंग, तो ये मतलब मैं अपने रगों में लेके चलता हूँ कॉन्फिडेंस, मैं कभी भी नहीं घबराता। मॉनसून वेडिंग ने मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत दिया है कि आज मेरे पास ऐसे अभी कोई ऐसे काम की भरमार नहीं है, लेकिन आई नो दैट अगर मेरे अंदर वो क्राफ्ट तो है ना, वो एक ट्रुथ तो है ना, जिसकी वजह से मैं मीरा मैम के नज़रों में आया, या किरण मैम, अगर ये बड़े बड़े लोग अगर मुझे समझते हैं कि ये कुछ कर सकता है, इसका मतलब हाँ तो फिर तो कुछ एक 10% भी मेरे अंदर सच्चाई है जिसको लोग समझ पा रहे हैं कि टैलेंट तो है, ये कर पाएगा। वो ये अगर मैं विश्वास पैदा कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब आगे भी कर पाऊंगा, मतलब मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं होगा कि मतलब काम ही नहीं मिला। ऑब्वियसली हाँ है ना, नहीं ऐसा होता है कई बार कि आप नहीं, हाँ होता है, पर सारे एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने सत्या में काम किया, उसके बाद 6-7 मतलब बहुत लंबा टाइम मिल गया है ना, वो एक लंबा टाइम लगा, एक गैप आ गया बीच में। लेकिन मुझे लगता है कि वो लंबा टाइम इसीलिए लगा भी, और उस समय कैसे होता, पूछते ना लोग कि सर 30 साल तक आप नहीं थे मार्केट में तो कैसे, ऑफर्स तो आते होंगे, आप रिजेक्ट कर रहे होंगे या जो भी है, लेकिन कैसे आपने सर, होता ना कि आप डेविएट कर जाते हैं कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन मुझे लगता है ये जो चीज़ें है ना कि क्योंकि मीरा इज वेरी, वैसे प्रोसेस उनका ऐसा होता है ना कि वो ना करके भी कई बार बताती है, ओल्ड स्कूल वाला भी है उनका थोड़ा सा कि करके बताएंगी, लेकिन करके उन्होंने जो चाहती है ना आप वो करो पहले। दोनों में कॉमन चीज है कि जो वो चाहते हैं ना वो करो आप पहले, उसके बाद वेरिएशंस लेके आते हैं। और वो
पहले आपको आपको उनका दिल जीतना है भाई। आप अपना जो है ना ये कि मैं थिएटर से एनएसडी से वो सब रखो अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसा चाह रहा हूँ पहले वो तो करके दिखाओ। बिल्कुल ठीक। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि एक्टर्स और डायरेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक्टर अपने आप को समझता है कि भाई मैं एक्टर हूँ ना, मैं दिख रहा हूँ, तो डायरेक्टर तो बोल रहा है अच्छा अच्छा हाँ ठीक है आई विल डू इट, पर जो आप आई विल डू इट ना आप सुनते नहीं हो। यू हैव टू बी गुड लिस्टनर। हाँ हाँ हाँ। तो कई बार ऐसा होता था कि मीरा माँ बोलती थी लव लव देखो ऐसा अच्छा अच्छा ये सही है, अरे ऐसा वो आ नहीं रहा है। जैसे एक सीन था साड़ी वाला, वो पर्टिकुलर तरीके से चाहती थी लेकिन वो हुआ नहीं, मतलब हो नहीं पा रहा था मेरे से। मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि देखो भास्कर मुझे लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसे गया और मैं उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ ऑलरेडी, उन्होंने बोला कि नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने फिर मुझे ही दिया, मुझ पे ही विश्वास जताया है, क्योंकि उन्होंने किसी और एक्टर को दिया बट उससे क्विक चेंजेस थे तो वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक सीन से दूसरे सीन में करना है तो फिजिबल नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि करना तुम ही है, अब तुमको करना कैसे, तुम्हें करना है। और मैंने किया क्योंकि मुझे दोबारा मौका उन्होंने दिया, और जब दोबारा मुझे मिला तो वो सीन, मतलब मैं सच बता रहा हूँ यूएस में भी उस सीन पे तालियां पड़ती थी मेरे को। अच्छा। उसमें एक सीन था कि मैं साड़ी वाला बन के आता हूँ और ऐसे यू 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 करता हूँ मैं। जो इरफान, उन्होंने एग्जांपल भी इरफान खान का दिया था कि इरफान को तूने देखा एक फिल्म में वो साड़ी पहन के खड़ा रहता है। मैंने उनको बोला कि उन्होंने बोला कि एक्टर है वो साड़ी पहन ले, तो मैंने कहा इरफान से, मैंने हाँ इरफान ने एक सीन में किया है ना उसमें से देखा है तूने, मैंने कहा हाँ हाँ वही वैसा ही कुछ कुछ है, वैसा से कुछ कुछ देख, वैसा कुछ, मैं नहीं कह रही कि वैसा कुछ कर, लेकिन कैरेक्टर वैसा ही है कि वो जैसे साड़ी नहीं था पुरानी दिल्ली में, और पहला ही सीन है स्टार्टिंग का ही वो। तो ये भी पहला ही सीन था नाटक का हमारे। अगर मॉनसून वेडिंग इंडिया में कभी होता है दोबारा तो पहला ही सीन है वो, और वो पहले सीन में इतने क्लैप मुझे मिलता है ना कि मुझे लगता है कि यार इसी चीज के लिए तो मैं भूखा था। क्या क्या चाह रहा था मैं, ऑब्वियसली यार मैं आप मानोगे नहीं, यूएस में मैं ऐसे ही खड़ा था, मैं नमित दास। अच्छा नमित भी थे साथ में। हाँ नमित दास है, अच्छा। गगन देव रियार जो स्कैम है ना, हाँ। शर्वरी देश पांडे, सारे बहुत मजे हुए कलाकार हैं और सारे एक्सपीरियंस के साथ तो मैंने किया है। हाँ बहुत अच्छा बॉय में। हाँ सुटेबल बॉय, तो सुटेबल बॉय में ये सारे लोग थे, नमित और ये क्या बोलते गगन देव रियार सब तो पहचान नहीं पा रहे पर हाँ। तो स्कैम अगर आपने देखी होगी ना, स्कैम हाँ 1992 वाली, दूसरी वाली 2003 वाली, वो नहीं देखी सॉरी। तो उसमें गगन ने बहुत अच्छा काम किया, मेन लीड किया है, और नमित तो अच्छा काम करते हैं, नमित गाते ही बहुत अच्छा है। तो वहां पे हम लोग खड़े हो गए, ऐसे चाय वाय पी रहे हैं ऐसे, और चाय वाले, इसमें मैं चाय वाला बनता हूँ, चाय वाले भैया ऐसे यूएस में गाड़ी रुकी हो और ऐसे आए, तो कह रहे कौन है, मैंने कहा मेरे फैन है। तो कह रहे तेरे फैन है, तेरे यहाँ फैन बन गए, मैंने कहा देख नहीं रहे हो बात करने दो, हाँ जी चाय वाय पिलाओ, मैंने कहा आओ जी चाय पिलाते हैं, हाँ और कितने जा रहे हो ये वो, उसमें पंजाबी बोल रहा हूँ मैं सडनली, कह रहे तो मुझे पंजाबी भी आती है, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आती है कोई दिक्कत नहीं है, असली इंडिया वाले हाँ, और सब बातचीत कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छा काम लगा, और वो उन लोग से भी मिले, बट समवेयर दे रियलाइज, समवेयर दे, मतलब यूएस में ना मतलब थोड़ा कर्टसी वाला माहौल रहता है, पर वो इंडिया लग रहा था मेरे को, मुझे सडनली रियलाइज हो जैसे इंडिया में ओए कैसा है, वैसा वैसी वाइब उनको लगी, तो उन लोगों ने भी ये बोला कि हमें 2 मिनट के लिए ऐसा लगा ये सारे लोग इंडिया में, हम दिल्ली में ही है या मुंबई में हाँ। लगा ही नहीं कि हम यूएस में खड़े हैं, और मतलब क्या बात है यार, मतलब लोग इस तरह से तेरा नाम ले रहे हैं चाय वाले भैया, मतलब उन वो भी बहुत खुश होते थे कि क्या प्रेजेंस इतना इम्पोर्टेंट, मतलब उनके जहन में रह रहा है, तो काफी मजा आता यार है। एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो तो मेरा दीदी का सीन ये है कि वो जिस भी एक्टर के साथ एक फिल्म में काम कर लें या थिएटर में काम कर लें, वो रिपीट बहुत करते हैं एक्टर्स को, आपने देखा हो। तो अगर आपने उनके साथ काम किया है तो मैं चाह नहीं रहा हूँ, मैं चाह तो रहा ही हूँ, साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली वो किसी ना किसी दिन आपको एक बहुत अच्छा रोल। क्या बात है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि एक बार अगर आप उनकी नजर में आप आ गए हो। बिल्कुल। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एज एन एक्टर आप बडिंग एक्टर्स या जो जवान बच्चे हैं, आप सिंस अभी आपने फिल्म भी कर ली, सीनियर हो गए थोड़ा आप तो क्या आप कहना चाहोगे उनको एक्टिंग के लिए? सबसे पहले तो अगर कोशिश करिए कि ट्रेनिंग ले लें, जहाँ भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, बट ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत रिसेंट एग्जाम्पल, मैं अभी ना मैं मेट्रो में जब आ रहा था तो एक लड़का कुर्ता पहन के मुझे दिख गया, पीले कुर्ते रंग का कुर्ता, और उसने कुछ एक कैप वैप लगा रखी थी, ले रखी थी, तो किसी एनजीओ के लिए नुक्कड़ कर रहा हूँ, तो मैंने उसे देखा, तो सडनली आई वेंट बैक टू माय मतलब माय चाइल्डहुड। यस, आई आस्क्ड हिम कि आप एक्टर हो? उन्होंने बोला यस आई एम एन एक्टर। अच्छा,
कहाँ एक्टिंग करते हैं? मैंने नुक्कड़ करता हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने कहा कहीं थिएटर सीखा है? तुमने कोई नाम लिया कि कहीं कहीं सीखा है? अब तो मतलब जैसे ट्यूशन सेंटर्स नहीं हो गए तो वैसे तो थिएटर ग्रुप खुले हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, कर रहे हो, वेरी गुड। अच्छा, तो उन्होंने तुरंत, मैंने उससे पूछा आपने तो उन्होंने आप क्या करते हो? उसने मुझसे पूछा मैं आई एम एन एक्टर। अच्छा, कह रहा है देख के लग रहा है। अच्छा, फिर उसने बोला कि क्या आपने कहा क्या काम किया है? मैंने बोला मैंने एक फिल्म की है लापता लेडीज। हाँ हाँ मैंने सुना है उसके बारे में। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा देखी है आपने? नहीं देखी तो नहीं है। तो क्या है? तो उसने देखा यूट्यूब पे ऐसे, ये आप है ना? यार लग ही नहीं रहे हो आप तो। मैंने कहा हाँ, थोड़ा चेंज हो गया है। अरे अच्छा अच्छा। तो उसके बाद तुरंत उसने बोला कि अच्छा ठीक है ये ऐसा ऐसा। तो फिर मैंने उसने तुरंत बताया कि मैंने ना एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, अभी हमने वो लगे ये वो। तो आजकल के बच्चे ना मतलब खुद ही कुछ कुछ कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कुछ लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, कुछ लोग मीम्स करते हैं, कुछ लोग रील्स बनाते हैं। मतलब दे आर हमसे बहुत आगे भी है। मतलब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हम इतने स्मार्ट नहीं थे। मैं देख रहा हूँ और बहुत अच्छा खासा एडिटिंग करके किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने जितने भी क्रिएटिव एनर्जीज है ना, उनको आप बिल्कुल सजो के रखिए। लेकिन अगर आपको फिल्म मेकर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको राइटर बनना है, तो उसकी जो भी बेसिक ट्रेनिंग है, चाहे तो आप किसी अच्छे इंसान के अंदर काम करके सीखिए। क्योंकि मैंने ऐसे ही काम किया। मतलब मैं थिएटर में जितने भी अच्छे नाम हैं, अभिलाष पिल्लई, मैं नोट करता था कि कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जो बच गए मेरी लिस्ट में। मैं लिस्ट बनाता था। अच्छा। अभिलाष पिल्लई के साथ काम करना मैंने किया, कीर्ति जैन मैम के साथ मैंने काम किया, अश्वथ भट्ट के साथ, रुपेश टिल्लू, जो कि मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ उस इंसान को। उन्होंने मुझे इतनी काबिलियत दी कि मैं क्लाउनिंग पढ़ा पाता हूँ आज के टाइम में। और अश्वथ भट्ट तो है ही। और बहुत सारे ऐसे नाम है, नील चौधरी, यही हमारे डेडपूल रेपेट्री में मैं काम करता था। तो मैंने थिएटर डेडपूल में था? हाँ डेडपूल में था। तो बहुत नील से बहुत कुछ सीखने को मिला। नील इज द मतलब नील के साथ अगर आप काम करने का मौका मिलता है तो मैं दिल्ली के सारे एक्टर्स को बोलूँगा कि जीवन में कैसे भी करके उस इंसान के साथ वो एक वर्कशॉप ले लो, और चाहे मतलब एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप करो। लेकिन जो भी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुझे अगर ये टेबल बनाना है ना, तो ये बनाने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा। जैसे है ना कि जैसे बेसिक ट्रेनिंग तो आनी चाहिए ना। अगर मुझे कोई कारपेंटर का रोल करना है ना, तो मुझे डायरेक्टर बोलेगा आड़ी चला, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले शॉट में ना उंगली ना कटे, लगे देख के कि हाँ भाई आड़ी चला रहे हैं, है ना। तो मैं 1-2 महीने किसी के अंदर काम जाके काम करूंगा ना। ये बेसिक, इसको मेथड एक्टिंग लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या, मेरे लिए बेसिक ट्रेनिंग है। तो बेसिक ट्रेनिंग जो है ना आपका, वो होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। या तो आप किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल करो जो कि अच्छा हो। अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में नहीं भी जा सकते तो बहुत सारे अलग अलग विधाएं हैं। मतलब आप भोपाल में जा सकते हो, जहाँ मतलब जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में कोई अच्छा थिएटर ग्रुप है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। भोपाल में पहले जैसे रंग विदूषक जो था वो काम करता था, बंसी कौल जी का, बंसी सर नहीं रहे तो कुछ लोग बंसी कौल, पहले ऐसा माहौल था। लोग कलकत्ता में जाके माइम सीख रहे हैं, बहुत कुछ लोग बाहर चले गए पढ़ने के लिए। तो आपको ना ये देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे अपने आप को ट्रेन करना है। और ये सारी चीजें मेरे अंदर से, जैसे आदिल सर के बारे में मैंने पढ़ा था उस तरह, जब मैं एनएसडी की तैयारी कर रहा था, कि आदिल सर चले गए थे हम्पी। है ना। और उन्होंने बहुत सारे टीचर्स के साथ उन्होंने काम किया है ना। ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन सीखे हैं उन्होंने बाहर जा जाके, जबकि वो पास आउट हो गए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद भी। तो आप अपने आप को कंप्लीट मत मानो कि, और इतने जल्दी अपने आप को एक्सप्लोर मत करो कि यार रील बना लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना कि आपको सब कुछ तुरंत चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि समय देना बहुत जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, और ट्रेनिंग लीजिए आप। बकौल ट्रेनिंग लेकर जब आप आओगे ना, आज जो भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ ना, उसका वो जो रिजेक्शन मुझे फेस मैंने किया, और उस रिजेक्शन को फेस करने के लिए जब मुझे लगा कि मुझे इस नाटक, मुझे हर साल मुझे और नाटक करने हैं, तो 4 नाटक और करता था मैं, फिर और 5 नाटक करता था। कभी बिहार जाता था, कभी चंडीगढ़ जाता था। ये जो जर्नी मेरी रही है बहुत ही अलग रही। मैंने एनएसडी मेरा मदर इंस्टीट्यूट रहा है। मैंने एनएसडी के नाटकों से सीखा है। मुझे एंट्री कभी नहीं मिली, जिसका मलाल हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे जरूरत थी, उस दौरान तो थी। आज मैं काम कर चुका हूँ, मेरी किस्मत में मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं तो ऐसे मीडियोकर एक्टर बन के रह जाता। और तो कोई भी इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं करता सक्सेस, लेकिन आपको एक रास्ता दिखाता है। तो वो रास्ता दिखाना जो है ना, जो गाइड करता है, वो अच्छा होना चाहिए। जब तक मुझे, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे गाइड करने वाले लोग काफी अच्छे मिले।
ओके हाँ बस यही था। ओके देन, थैंक यू सो मच Thank you भाई so लोगों। इनकी फिल्म लापता लेडीज किसी ने अगर नहीं देखी है तो जरूर देखें, और ये फैंटास्टिक एक्टर हैं। और किरण के बारे में बताया, और बाबू बबुआ या बाबू रवि किशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच, या बाय।